हेलो एवरीवन, आज हम वेक्टर्स प्रोडक्ट पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो किस्म की होती है, एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर प्रोडक्ट। इसे स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आंसर स्केलर आता है और इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। और ये वाला जो वेक्टर है वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसका आंसर वेक्टर आता है और इसकी मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। आज का आर्टिकल हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट, वो किसे कहते हैं। अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है, मतलब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट किया, इक्वल टू ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा। ये कॉस थीटा से डिफाइन किया जाता है। इन थीटा जो है वो एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में एंगल थीटा है। और थीटा की डायरेक्शन कैसी होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे काज है और काज की वजह से, काज एक इवन फंक्शन होता है, काज इवन फंक्शन का मतलब ये है कि काज के एंगल में माइनस थीटा भी पुट करें तो आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आता है। तो इवन होने की वजह से आप इसके अंदर क्लॉकवाइज एंगल पुट करें, एंटी क्लॉकवाइज पुट करें। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों के लिए आंसर सेम रहेगा, तो काज होने की वजह से। अब इसके अंदर ए डॉट बी जो है, ये तो इसकी डेफिनेशन हमने इसको डिफाइन कर लिया कि अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो वो इसके इक्वल होगी। लेकिन इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। फिज़िकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह के हमारे पास फिनोमेना आते हैं, जिसको हम किसी एक फिनोमेना को डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं या डॉट प्रोडक्ट उसको एक्सप्लेन करता है और कुछ को क्रॉस प्रोडक्ट एक्सप्लेन करता है। इस चीज़ को देखते हैं कि इसकी एग्जांपल जो है वो वर्क डन है। डॉट प्रोडक्ट की जो एग्जांपल है वो है वर्क डन। वर्क डन का मतलब यह है कि W वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है और ये वर्क डन है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आंसर देखें कि डॉट प्रोडक्ट के बाद दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद वेक्टर ख़त्म हो गया, बल्कि एक का आंसर स्केलर आया। ये दो वेक्टर्स थे। अब इसके अंदर डॉट के आंसर में कॉज ही क्यों आता है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये आएगा FT एंड कॉज ऑफ थीटा। थीटा एंगल, अगर कॉज थीटा अपना जो कॉज अपना आंसर है वो मैक्सिमम एंगल 0 पे कर देता है कि 0 अगर एंगल है तो कॉज अपना मैक्सिमम आंसर 1 देता है। तो 0 डिग्रीज के ऊपर FD का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, मतलब वर्क डन मैक्सिमम है। अब इस ज़रा फिजिकल कंडीशन को समझें कि अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर उस वक्त ज़्यादा करेगी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर सकता है, प्रॉबेबल है कि वो इस डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाएं तो तब वर्क डन 0 होगा। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डॉट प्रोडक्ट में कॉज को यूज़ किया जाता है। और आगे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पे साइन को क्यों यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमें समझ आया कि कॉज को ही क्यों यूज़ किया जाता है। कॉज को यूज़ करने की वजह यह है, एंगल के ऊपर, कुछ एंगल के ऊपर 0 डिग्रीज के ऊपर आंसर मैक्सिमम आना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारा फिजिकल सिस्टम ऐसा बता रहा है कि 0 डिग्रीज के ऊपर आंसर मैक्सिमम आना चाहिए और 90 डिग्रीज के ऊपर आंसर 0 आना चाहिए। तो उसको कॉज एक्सप्लेन करता है, इस वजह से हम इसको कॉज से लिखते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल होगी। अब इससे हम क्या लेट कर सकते हैं, क्या इससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या गेट कर सकते हैं। और वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक वेक्टर A है x एक्सिस एंड y एक्सिस में, कोई वेक्टर A है, ये कोई A वेक्टर है और ये कोई वेक्टर B है, और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो इनके दरमियान में का एंगल ये थीटा कहलाएगा।
अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूं, ज़रा इसको रीअरेंज करूं, तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी एंड कॉस थीटा लिखा जाएगा। ए अगर इस तरफ आ जाए तो ये आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए, डिवाइड हो गया, ये ए की मैग्नीट्यूड है जस्ट, एंड इज़ बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा। इस फिगर में बताएं ज़रा बी कॉस थीटा कहाँ पे होगा। बी कॉस थीटा असल में, कॉस थीटा जब भी आता है तो वो बेस वाली लेंथ होती है। कॉस थीटा जब भी आता है वो बेस वाली लेंथ होती है। किसकी बेस बनेगी, और ये हाइपोटेनियस होगा, बी हाइपोटेनियस होगा, जिसका हाइपोटेनियस बी होगा, बी कॉस थीटा उसकी बेस बनेगी। बात समझ में आई, ये लेंथ बेस कहलाएगी। किसकी बेस होगी, बी जिसका हाइपोटेनियस होगा। इस फिगर में ज़रा बेस बना के दिखाते हैं कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, इसके ऊपर ए के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं, इसके हेड से परपेंडिकुलर ये ड्रा किया कि ये वाला एंगल परपेंडिकुलर बनेगा। तो परपेंडिकुलर के सामने वाली जो लेंथ होती है, ये वाला, ये जहाँ पे कट आगे किया है, ज़रूरी नहीं है कि ये उसके हेड पे आगे कट करे, ये किसी भी पॉइंट पे आगे कट कर सकता है। सिर्फ ज़रूरी ये है कि एंगल 90 बनना चाहिए। तो ये एंगल 90 है और ये 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस बी की लेंथ है, और ये वाली जो लेंथ है, ये इस ओरिजिन से लेके जहाँ पे कट किया है, ये वाली लेंथ बी कॉस थीटा कहलाएगी, और ये वाली लेंथ बी साइन थीटा कहलाएगी। सिंपल सी ट्रायंगल में देख लें कि एक सिंपल सी ट्रायंगल है ये वाली, अगर ये लेंथ बी है, ये एंगल 90 है, ये कोई एंगल थीटा है, तो ये वाली लेंथ बी कॉस थीटा कहलाएगी और ये वाली लेंथ बी साइन थीटा कहलाएगी। एंगल के सामने बी साइन थीटा कहलाती है। तो ये बी कॉस थीटा क्या है, असल में ये बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है अलोंग वेक्टर ए। तो बी कॉस थीटा को कह देंगे इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए इज इक्वल टू ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाई ए। ये प्रोजेक्शन गिवन करता है। डॉट प्रोडक्ट का जो दूसरा जो फिनोमेना सामने आया है वो प्रोजेक्शन गिवन करता है। किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे अगर किसके अलोंग, जिससे आपने डिवाइड किया है, जिसके अलोंग आपने प्रोजेक्शन लेना है उससे हम डिवाइड कर देंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो ये हमें प्रोजेक्शन गिवन करेगा। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ बी सॉरी ए अलोंग बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी। अब डिवाइड किसे करेंगे, पहले अलोंग ए था, अब अलोंग बी है, तो डिवाइड बी से करेंगे। फिगर में देखेंगे वो कहाँ पे होगा। हमने अब प्रोजेक्शन लेना है ए का, किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए से बी पे। देखें ज़रा, अगर फिगर कॉम्प्लेक्स ना हो, हम दोबारा यहाँ पे बना लेते हैं। ये वेक्टर ए कह देते हैं, ये वेक्टर बी कह देते हैं। हमने प्रोजेक्शन लेना है ए से बी पे, तो अब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे ये होगा, मतलब इसके हेड से शुरू होना है और इसके ऊपर ये एंगल 90 गिरेगा। ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो ए लेंथ इस वक्त हाइपोटेनियस कहलाएगी और ये वाली लेंथ कहलाएगी, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली लेंथ कहलाएगी ए साइन थीटा, और ये वाली लेंथ कहलाएगी जो कि बेस कहलाएगी ए कॉस थीटा। ये प्रोजेक्शन है, हम इसे कहेंगे इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर फिगर कंफ्यूज कर रही है तो हम दोनों फिगर्स को ज़रा ऐसे आसानी के लिए ऐसे बना देते हैं। ए वेक्टर ए ये है, बी वेक्टर ये है, तो ज़रा बताएं कि बी का प्रोजेक्शन ए पे कैसा होगा। बी का प्रोजेक्शन ए पे ऐसा होगा, ये एंगल थीटा है और ये वाली लेंथ कहलाएगी बी कॉस थीटा और ये वाली लेंथ कहलाएगी बी साइन थीटा। ये एंगल 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। ये जो भी लेंथ्स होती हैं ये हाइपोटेनियस के साथ लिखी जाती हैं, बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। ये इस फिगर के मुताबिक ये है। इसके मुताबिक क्या होगा, इस वाली फिगर को ज़रा यहाँ पे बना लें दोबारा से, आपको ये एंगल 90 है इस जगह पे, ये एंगल थीटा है,
ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ ए है, 90 के सामने हाइपोटेनियस है, ये एंगल थीटा है। तो बताएं ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ ए कॉस थीटा होगी और ये वाली लेंथ ए साइन थीटा होगी। आपने कॉस थीटा और साइन थीटा के साथ हमेशा हाइपोटेनियस लिखना, और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला होता है। अगर इस वाली ट्रायंगल को ऐसे रोटेट करके ऐसे लिख दूं तो ये 90 है, ये एंगल 90 है और ये एंगल थीटा है। थीटा के साथ ये वेक्टर ए है या ए की मैग्नीट्यूड है, तो थीटा के साथ वाली ए कॉस थीटा और थीटा के सामने ए साइन थीटा। तो आप इस वाली को रोटेट करके ऐसे लिख सकते हैं। ये है प्रोजेक्शंस। देखें तो किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन अगर मालूम करनी है तो डॉट प्रोडक्ट लें पहले और उसको किसी एक की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। जिसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे वो उसके अलोंग प्रोजेक्शन आएगा। यहाँ से हम आसानी से ये बता सकते हैं। तो हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मालूम नहीं किए, साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स मालूम नहीं किए, वो डॉट प्रोडक्ट से नहीं आते। तो ये इसके प्रोजेक्शंस हमने मालूम कर लिए। अब हम ये देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ कह लें या करेक्टरिस्टिक्स कह लें। करेक्टरिस्टिक्स, पहली करेक्टरिस्टिक ये है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? अगर किसी एक वेक्टर ए और बी की जगह बदलने से आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े तो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट ओपन की, अगर मैं बी और ए को आगे पीछे लिख दूं, बी और ए तो जस्ट स्केलर्स नंबर्स हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, तो इस वजह से बी ए कॉस थीटा लिखा जा सकता है, बी ए कॉस थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जस्ट इतना था फ़र्क है कि ए बी का मतलब है कि ये वाला एंगल ए से स्टार्ट होगा बी की तक जाएगा, ए से स्टार्ट होगा बी तक जाएगा, ए डॉट बी का मतलब ये है। और अगर बी पहले लिखा है तो इसका मतलब है वेक्टर एंगल बी से स्टार्ट होगा और ए तक जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे बात की थी कि क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बी ए कॉस थीटा लिखा जा सकता है बी डॉट ए के एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अगर इन दोनों की जगह बदलने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं है तो इसका मतलब है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फॉर पैरेलल वेक्टर्स, दूसरी प्रॉपर्टी देखें पैरेलल वेक्टर्स के लिए। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 0 हो, थीटा अगर 0 डिग्रीज हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 0 डिग्रीज। कॉस 0 पे आंसर मैक्सिमम 1 आंसर देता है, तो ये ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी आएगा जो कि मैक्सिमम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ए डॉट प्रोडक्ट का आंसर ए बी उन्हीं की मैग्नीट्यूड्स के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे ए डॉट ए होता तो यहाँ पे ए स्क्वायर आता और cos 0 जो है वो 1 हो जाता। अगर हम एंटी पैरेलल का देखें, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कितना होगा था? थीटा 180 डिग्रीज होगा। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में जिसमें थीटा 180 डिग्रीज है उसमें ए डॉट बी बताएं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 180 डिग्रीज एंड कॉज 180 के ऊपर आंसर -1 देता है, तो ये आंसर नेगेटिव माइनस ए बी आएगा, ए डॉट बी। इसी तरह अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स को देखें, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब क्या? दरमियान में एंगल कितना है? थीटा 90 डिग्रीज है। तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा? ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड देन cos ऑफ 90 डिग्रीज, cos 90 पे 0 होता है और ये आंसर 0 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 है। तो यहाँ से ये चेक पॉइंट है, अगर हमने चेक करना हो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। यूनिट वेक्टर्स को देखें कि यूनिट वेक्टर्स आई जे के हम यूज़ करते हैं, 3 यूनिट वेक्टर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले देखें आई डॉट आई, एक वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर के साथ डॉट किसके इक्वल आएगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आई की मैग्नीट्यूड मतलब पहले वाले की मैग्नीट्यूड, डेफिनेशन से पहले वाले की मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वाले की मैग्नीट्यूड, फिर cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे पहले की मैग्नीट्यूड 1, आई की फिर से मैग्नीट्यूड 1 एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन आई का आई से एक वेक्टर का उसी के साथ जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो cos 0 का आंसर भी 1, तो आंसर आएगा 1। इसी तरह j डॉट j ये भी 1 आएगा एंड k डॉट k भी आंसर 1 आएगा। तो ये तो थे सेम वेक्टर्स। अगर हम लिखें i डॉट j तो आपको पता है आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं, आई एक्स एक्सिस में है और जे वाई एक्सिस में है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होना है। फिर भी आप प्रूव कर लें कि आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1 एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, आई और जे के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज, cos 90 का आंसर 0, सारा ही आंसर 0 होगा। इसी तरह जे डॉट के ये भी आंसर 0 होगा और फिर k डॉट आई ये आंसर भी 0 होगा। लेकिन अगर मैं इनकी जगह बदल दूं, जे डॉट आई जगह बदलने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसका मतलब है ये आंसर फिर से 0। और अगर जगह बदल दी जाए इसकी भी, के डॉट जे इसका आंसर भी 0 या आई डॉट के इसका आंसर भी 0। अब हम लेट करते हैं कि कोई एक वेक्टर ए है वो इक्वल है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। और आप ये देखें कि इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूँ ऐसे दो वेक्टर्स का जिनके 3 कंपोनेंट्स हैं, तो पहले वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर पहले वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर पहले वाला तीसरे से। तो पहला जब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टर्म्स आएंगी, फिर दूसरा इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर तीसरा इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, टोटल 9 टर्म्स आएंगी। उन 9 टर्म्स में से पहला जब पहले से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट आई आएगा जो कि आंसर 1 आएगा। ए एक्स एंड बी एक्स एंड आई डॉट आई आंसर 1 आएगा। लेकिन जब पहला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट जे आएगा, तो भी आंसर 0। जब पहला तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट के आएगा, वो भी आंसर 0। तो इसका मतलब है 3 में से 2 तो टर्म 0 होगी, सिर्फ 1 बची। अब जब दूसरे वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो जे डॉट आई वो भी 0, फिर ये जे डॉट जे ये नॉन ज़ीरो होगा, ये 1 आएगा ए वाई एंड बी वाई। और इसी तरह और ये वाला जो तीसरे वाला जब पहले से मल्टीप्लाई होगा 0, तीसरे वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा फिर 0, फिर तीसरे वाला तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा ए जी एंड बी जी। तो ये आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ से डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दूँ तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा एंड ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई एंड बी वाई प्लस ए जी एंड बी जी। यहाँ से ए बी को इधर जाके डिवाइड करते हैं तो यहाँ से cos का रिलेशन आ जाता है कि cos थीटा किसके इक्वल होगा अगर ये वेक्टर्स ऐसे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट हमारी कंप्लीट हुई, इसकी एग्जांपल भी होगी। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में।